सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की अपनी इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की हमारी 10वीं कक्षा का जो नया विषय शुरू करने जा रही है हम, उसका नाम है पद परिचय। ठीक है, पद परिचय है इसका नाम। और ये जो टॉपिक है, ये विषय शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, कि पद क्या होता है। मान लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा बहन भाई राखी, बहन भाई राखी। अब ये जो सभी शब्द हैं, ये सार्थक वर्ण समूह हैं। सार्थक मतलब जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थात सार्थक शब्द हैं। तो क्या हम इन्हें ही पद कहेंगे? क्या हम इन शब्दों को ही पद कहेंगे? बहन भाई और राखी, क्या यही शब्द पद कहलाएंगे? नहीं, इन्हें हम पद नहीं कहेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द हैं, फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हैं। इनका प्रयोग किसी वाक्य में नहीं हुआ है अभी। जब यही शब्द किसी वाक्य में बंध जाते हैं, जब यही शब्द किसी वाक्य में बन जाते हैं, तो इन्हें किसकी संज्ञा दे दी जाती है? पद की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, यही हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। इनका प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है। जब इन्हीं स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है, तो इन्हें पद की संज्ञा दे दी जाती है, क्योंकि ये शब्द जो है वो व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। व्याकरण के नियम जैसे संज्ञा हो गया, ठीक है ना, संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, ठीक है, कारक इत्यादि। तो इन नियमों में ये क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। इसलिए इन्हें किसकी संज्ञा दे दी जाती है? पद की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर एक व्याकरणिक नियम में बन जाते हैं, तो इन्हें किसकी संज्ञा दे दी जाती है? पद की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ अपना। अब इन्हीं शब्दों से मैंने एक उदाहरण बनाया है, जैसे बहन भाई को राखी बांध रही है। अब इस वाक्य में आया हर एक शब्द जो है वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया। अगर ये वाक्य में प्रयुक्त ना होता तो शब्द ही कहलाता, स्वतंत्र शब्द। जब यही स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गए, तो ये क्या कहला रहे हैं? पद कहला रहे हैं। अब इस वाक्य में आया हर एक शब्द पद कहलाता है। अब यहाँ प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं, बहन भाई राखी बांध रही है, ये सभी शब्द क्या है? व्याकरण के नियमों में बंधे हुए हैं। ये सभी शब्द किस में बंधे हुए हैं? व्याकरण के नियमों में बंध गए हैं। इसलिए इसे किसकी संज्ञा दी गई है? पद की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? पद की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ आया कि जब जो सार्थक शब्द हैं वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पद। क्या कहते हैं उसे? पद। अब यहाँ देखो, बहन भाई को राखी बांध रही है। अब बहन क्या है? यहाँ पर बहन है कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता यानी कि कार्य करने वाला। ठीक है, भाई को राखी बांधना क्या है? उसका कर्म, कर्म कारक। बांध रही है क्या है? क्रिया। ठीक है ना। तो इससे ये पता लगता है कि आप क्या कर सकते हैं? वाक्य में प्रयुक्त हर एक शब्द का आप क्या दे सकते हैं? पद परिचय दे सकते हैं। पद परिचय क्या है? पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही, कि उसमें व्याकरण के तौर पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स यूज किए गए हैं। अब जैसे इस पूरे उसमें क्या यूज किया गया है? कारक यूज किया गया है। तो इसका हम आपको ये हम बता सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, कि बहन भाई को राखी बांध रही है। समझ आया आप सभी को इतना? आगे हम पढ़ेंगे आज हम शुरू करते हैं अब टॉपिक। मैंने इससे पहले आपको बताया कि पद क्या होते हैं। ठीक है ना, कक्षा 10वीं पद परिचय। अब मैं आपको ये बताती हूँ, वही पहले वाली बात दोबारा रिपीट होती है। शब्द से बनता है पद और पद से ही बनता है पद परिचय। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, कमल। सार्थक क्या होता है? जिनका अपना कोई अर्थ होता है। अब हम करेंगे पद। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। पर जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, तब जाके वो क्या कहलाता है? शब्द पद कहलाता है।
इससे पहले हम उसे पद की संज्ञा नहीं दे सकते। अब ये मैंने कमल शब्द लिखा है, क्या मैं इसको पद की संज्ञा दे सकती हूँ? नहीं। जब तक ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होगा, जैसे कमल का पुष्प बड़ा ही सुंदर है, तब तक मैं इसको पद की संज्ञा नहीं दे पाऊं। जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तब मैं इसे पद की संज्ञा दूंगी। ठीक है, समझ आया आप सभी को इतना? आगे है पद परिचय। पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना पड़ता है। ठीक है ना? पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में जितने भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के भेद, भेद के उपभेद, मतलब भेदों के भेद क्या कहलाएंगे? उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना पड़ता है। अब ऐसे व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको परिचय देना पड़ता है उसमें? अब देखो मैं आपको बताती हूँ। पद नाम, पहले मैंने लिया संज्ञा। इसमें किस किस का परिचय दोगे संज्ञा में? संज्ञा के भेद, लिंग, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में जो होते हैं वो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर आता है कारक। कारक कितनी तरह के होते हैं? ठीक है ना? 8 तरह के कारक होते हैं। कर्ता, क्रिया, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन। ठीक है ना? और इसका क्रिया से क्या संबंध है? और इस वाक्य का क्रिया से क्या संबंध है? कैसी क्रिया यूज हो रही है? फिर आता है सर्वनाम। अगर वाक्य में कोई सर्वनाम दिया गया है, जैसे मैं, मेरा, हम दो, हम सब, ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद कौन से हैं? पुरुष कौन सा है? ठीक है ना? वचन कौन सा है? क्योंकि सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष यूज किया गया? वचन कौन सा है? लिंग कौन सा है? कारक कौन सा है? क्रिया से उसका संबंध कैसा है? ठीक है, समझ आई? यहाँ हो गया संज्ञा और सर्वनाम। 2 टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए। फिर आता है विशेषण। विशेषण के भेद, वचन, लिंग, विशेष्य। विशेषण के जितने भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना? आगे है क्रिया। फिर आती है क्रिया। क्रिया क्या होता है? जिससे किसी कार्य करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, वचन, लिंग, पुरुष, काल, वाच्य। वाच्य एक नया टॉपिक है, आपको शुरू करवाना है ये। नेक्स्ट टॉपिक हम वाच्य ही शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक है ना? पद परिचय के बाद वाच्य क्या होता है? वाच्य जिसमें क्रिया, कर्ता हो, कर्म हो और भाव हो, तीनों का जो मेल होता है वो क्या कहलाता है? वाच्य। कर्ता, कर्म और भाव। इसके इवन भेद भी 3 होते हैं वाच्य के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है? कर्तृवाच्य क्या होता है? जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्म काम का पता लगेगा और भाव से जिसकी इमोशंस। ठीक है ना? कर्म और कर्ता के साथ इसका क्या संबंध है ये बताया जाता है। फिर आता है अव्यय। अव्यय में हम करेंगे अव्यय के भेद, जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जिससे क्रिया की विशेषता का पता चले कि कार्य करने वाला जो कार्य कर रहा है वो किस ढंग से कार्य करता है। ठीक है ना? ठीक है? कार्य करने वाला जो कार्य कर रहा है उसकी विशेषता क्या है? इसके कई भेद भी होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना? आपने पढ़े भी हुए हैं ये। ठीक है? क्रिया विशेषण क्या होता है? जिससे कार्य करने वाले की विशेषता का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है? फिर आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना? जैसे कुछ शब्द होते हैं समुच्चय बोधक शब्द, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। इनको हम योजक भी बोलते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को हम क्या बोलते हैं? योजक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है संबंध बोधक।
जो दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में संबंध का बोध कराता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे का, के, की, ये यूज करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द, अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि यानी कि जिनसे किसका पता लगे, विस्मय का, हर्ष का, शोक का, भय का, आदि का पता लगे। विस्मयादि बोधक का साइन भी आप सभी को पता है ना, एक्सक्लामेशन साइन। जैसे हाय शब्द हो गया, हाय शब्द, ठीक है ना, शाबाश इत्यादि, ये कौन से शब्द हैं, विस्मयादि बोधक शब्द है, और इन्हें हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब मैं आपको कुछ उदाहरण कराने जा रही हूं इससे संबंधित। ठीक है, उदाहरण है पहला, मैं सफेद कपड़े पहनता हूं। मान लीजिए आपको पेपर में एक एग्जाम्पल आया है, मैं सफेद कपड़े पहनता हूं। इस पूरे वाक्य का आप पद परिचय दीजिए। तब हम क्या करेंगे, एक एक पद को उठाएंगे, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त जितने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो मैं सफेद कपड़े पहनता हूं, ये सब क्या है, पद है। ये क्या बन गए हैं, पद बन गए। अब मैं क्या है, यहां पर सर्वनाम है। मैं क्या है, यहां पर सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो ये किसमें आता है, मैं, हम, हमारा, ये सब किसमें आता है, उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष कौन सा वचन है, एक वचन है, और है क्या, मैं क्या है, कर्ता कारक है। कर्ता कौन होता है, कार्य करने वाला। तो मैं क्या होगा यहाँ पर, कर्ता कारक। फिर कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। मैं सफेद कपड़े पहनता हूं, पहनता हूं लड़का है ना, तो क्या है, पुल्लिंग है। पहनता हूं क्या है, क्रिया का कर्ता, मतलब क्रिया का कर्ता। ठीक है ना, पहनता हूं उसकी क्रिया है ना, ठीक है ना, कार्य करने वाले की क्रिया क्या है, पहनता हूं, इसलिए पहनता हूं को हमने क्या दिया, क्रिया। ठीक है ना, क्रिया का कर्ता, मतलब क्या है, ये कार्य करने वाले की क्रिया, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, क्रिया का कर्ता। क्या लिखा हमने इसको, क्रिया का कर्ता। समझ आई आप सभी को, ठीक है। पहनता हूं क्या है, क्रिया का कर्ता। देखो मैं क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम का पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। है कौन सा ये, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक वचन है, कर्ता कारक है, पुल्लिंग है, पहनता हूं क्या है, क्रिया का कर्ता है। ठीक है ना, यानी कि जो कार्य करने वाला है उसकी क्रिया क्या है, पहनता हूं। फिर आगे नेक्स्ट पद है आपका सफेद। अब मैं सफेद कपड़े पहनता हूं, तो सफेद क्या है, मेरी विशेषता है ना मेरे कपड़े की। तो सफेद क्या है, विशेषण। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अगेन ये किसमें आ रहा है, पुल्लिंग में। फिर आ रहा है किसमें, कपड़े किसमें आता है, बहुवचन में। ठीक है ना, कपड़ा तो नहीं है, कपड़े हैं। कपड़ा होता तो एक वचन आता, कपड़े हैं तो क्या आएगा, बहुवचन। विशेष्य क्या है, कपड़े। विशेष्य क्या है, कपड़े, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, विशेष्य। नेक्स्ट आता है आपका कपड़े। कपड़े क्या है, किस में आएगा, कपड़े संज्ञा में, ऑफ कोर्स संज्ञा में आएगा। और है कौन सी संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कपड़े के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया, तो कपड़ा किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। फिर है ये पुल्लिंग, बहुवचन और कर्म कारक, क्योंकि कर्म क्या है उसका, कपड़े पहनना। कर्म क्या है, कपड़े पहनना। पहनता हूं, पहनता हूं में क्या है, सकर्मक क्रिया। पहनता हूं क्या है, सकर्मक क्रिया। क्रिया है ना ये। अब क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ रहता है, और अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ नहीं रहता, जिसमें कर्म साथ नहीं रहता। ठीक है,
और पहनता हूं क्या है, सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है ये, कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता की उसका पता लग रहा है, विशेषता का, मतलब जिस वाक्य में कर्ता प्रधान, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। पुल्लिंग एक वचन और क्या है, अन्य पुरुष में, एक वचन और अन्य पुरुष में आता है। और कर्ता क्या है यहाँ पर, जैसे अभी पहले ही बात हुई थी कि कर्ता क्या आ रहा है यहाँ पर, मैं, यानी कि कार्य करने वाला कौन है यहाँ पर, मैं। समझ आया आपको? ऐसे आपको पेपर में इसका परिचय देना होता है। कई बार पेपर में क्या होता है, अंडरलाइन करके आपको दे देते हैं, जैसे कपड़े की बताओ, ठीक है ना, कि कपड़े का पद परिचय दो यहाँ पर, तो आपने सिर्फ वहां पर कपड़े का पद परिचय देना, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं। सरोवर में कमल पुष्प खिल रही है। अब सरोवर में पहला हम ले लेते हैं पद परिचय। सरोवर में, सरोवर क्या है, संज्ञा है, तालाब जिसको हम बोलते हैं। कौन सी संज्ञा है, अब ये नाम तो नहीं लिखा हुआ भी कौन सा सरोवर है, कुरुक्षेत्र वाला सरोवर है या कहाँ वाला सरोवर है, तो हम इसको किस में लेंगे, जातिवाचक संज्ञा में। और सरोवर है क्या, पुल्लिंग है, एक वचन है, और में आ गया तो क्या है, अधिकरण कारक। जैसे कि आप सभी को पता है, हर एक का विभक्ति चिन्ह होता है कारक में, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अपादान में क्या होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, तो उसमें से जुदाई, मतलब कोई वस्तु किसी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही है। संबंध, काके की, अधिकरण में पर, अधिकरण होता है किसी वस्तु का आधार। अब कमल के पुष्पों का आधार क्या है, सरोवर। कमल के पुष्पों का आधार क्या है, सरोवर, क्योंकि वो कहाँ पर खिले कमल के पुष्प, सरोवर में, इसलिए यहाँ कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। अधिकरण के बाद संबोधन, हे अरे, ठीक है। आगे हम ले लेते हैं कमल पुष्प, संज्ञा है क्योंकि प्रॉपर नाम आ रहा है। और कौन सी संज्ञा लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि प्रॉपर नेम दिया गया है ना, कमल पुष्प है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, और खिल रहे हैं क्या है, क्रिया का कर्ता है। क्रिया का कर्ता है, मतलब कार्य करने वाले की क्रिया है, ठीक है, समझ आया यहाँ पर, क्रिया का कर्ता। खिल रहे हैं, खिलना भी एक क्रिया है उनकी, ये कार्य है उनका, तो क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और क्या है, खिल रहे हैं, खिल रहा है तो नहीं है ना, रहे हैं तो क्या है, बहुवचन। फिर है पुल्लिंग, और कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, क्योंकि जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है वो कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य। कर्म वाच्य में क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो। भाववाच्य क्या है, जिस वाक्य में भाव प्रधान हो, ठीक है, समझ आया इतना आप सभी को। मैंने अभी आपके साथ ये 3 एग्जाम्पल शेयर किए हैं, ठीक है ना, 3 उदाहरण मैं आपको इसके बता चुकी हूँ। आगे जो उदाहरण हम करेंगे, ठीक है ना, वो अपनी कक्षा में ही करेंगे, यूट्यूब के इस चैनल में ही करेंगे, ठीक है। मैं जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स को इसको समझेंगे, ठीक है ना, इस टॉपिक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर हम फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना जो ये विषय है वो समझ आया होगा, पद परिचय, ठीक है ना। थोड़े से ही हमने शुरुआत की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो अपनी अगली कक्षा में हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे, और उन्हीं उदाहरण को मैं आपको कराऊंगी अपनी इस कक्षा में, ठीक है। इसी के साथ मैं मोनिका चावला आपका धन्यवाद करती हूँ। इस चैनल से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।